जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, लोकसभा सीटों को लेकर परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 से होने जा रही है। ऐसे में 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लगभग 78 सीटों के बढ़ जाने की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए सरकार समानुपातिक आधार पर परिसीमन की तरफ बढ़ेगी, जिसमें जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी का संतुलन बनाए रखने का फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। जानकारों का कहना है कि 2025 तक जनसंख्या प्रोजेक्शन के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 14, बिहार में 11, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 5, झारखंड में 1, राजस्थान में 7 और हरियाणा तथा महाराष्ट्र में 2-2 सीटों के इजाफा होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में 9, केरल को 6, कर्नाटक को 2, आंध्र प्रदेश को 5, तेलंगाना को 2, ओडिशा को 3 और गुजरात को 6 सीटों का नुकसान होने की आशंका है। लेकिन हमारा मुद्दा आज का झारखंड है। साल 2003 में बने परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट 17 अगस्त 2007 को भारत सरकार के गजट में छपी थी, उसके अनुसार झारखंड में लोकसभा और विधानसभा की सीटें तो यथावत थी, यानी लोकसभा की 14 सीटें और विधानसभा की 81 सीटें जस की तस थीं। लेकिन परिसीमन के कारण झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित लोकसभा की 5 सीटों में से 1 सीट कम हो गई थी, जबकि विधानसभा की 28 एसटी आरक्षित सीटों में से 6 सीटें घट जा रही थीं। कई विधानसभा क्षेत्रों का अस्तित्व मिट जा रहा था और कई नए क्षेत्र अस्तित्व में आने वाले थे। अनुसूचित जाति के लिए अभी लोकसभा की जो 1 सीट आरक्षित है, पलामू की सीट, वह बढ़कर 2 हो जाने वाली थी और विधानसभा की 9 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों की संख्या बढ़कर 10 हो जाने वाली थी। लेकिन झारखंड में परिसीमन लागू नहीं हो सका, क्योंकि इस पर सभी राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई थी। इस वजह से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ झारखंड में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन नहीं हुआ था। लेकिन अब 2026 में परिसीमन होने की बात कही जा रही है और इस बार लोकसभा की सीटों के साथ राज्य विधानसभाओं की सीटों में भी इजाफा होने की संभावना है। दोस्तों, 2002 में संविधान के 84वें संशोधन के तहत 2026 के पहले के चुनावों में लोकसभा या किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटों में वृद्धि को लेकर रोक लगा दी गई थी। देश में बढ़ती आबादी को कम करने का माहौल बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया था, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत साल 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली थी। फिलहाल देश भर में अभी जो सीटों का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह 1971 की जनगणना के यानी सेंसस के आधार पर है। तो आइए परिसीमन का इतिहास जान लेते हैं। परिसीमन या डिलिमिटेशन, चाहे इसको जो भी नाम दें, इसका अर्थ है लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया, जिसके तहत इनकी बाउंड्री तय की जाती है, इनका सीमांकन होता है। इस परिसीमन के लिए आयोग बनता है। पहले भी 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग गठित हो चुके हैं। भारत में 1952 में आज़ादी के बाद पहली बार परिसीमन हुआ और इसका आधार 1951 की जनगणना थी। तब लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 494 थी। 1957 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1963 में पहली बार परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई और केवल एकल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र रह गए। इसके पहले कई सीटों पर दोहरे निर्वाचन की व्यवस्था थी, यानी एक सीट से सामान्य जाति का एक और एक आरक्षित जाति का उम्मीदवार, यानी एक ही सीट से 2 उम्मीदवार चुने जाते थे। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और एकल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए और इस परिसीमन का आधार 1961 की जनगणना थी। परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या 494 से बढ़कर 522 हो गई और राज्यों की विधानसभाओं में कुल 3771 सीटें हो गई। 1971 की जनगणना के बाद 1973 में फिर से परिसीमन हुआ और लोकसभा की सीटों की संख्या 522 से बढ़कर 543 हो गई। इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं में भी जो सीटें थी, कुल सीटें 3771 से बढ़कर 3997 यानी 3771 से बढ़कर
3997 हो गई। साल 2001 की जनगणना के बाद साल 2002 में परिसीमन हुआ, लेकिन लोकसभा सीटों या विभिन्न राज्यों के बीच उनके आवंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर राज्य विधानसभाओं में सीटें बढ़कर 4123 हो गई, 4123। 1976 तक हर जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों को पूरे देश में फिर से बांटा जाता था ताकि हर सीट से सामान्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो सके। 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार 3 बार यह बंटवारा किया गया था, लेकिन आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान 42वें संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार ने 2001 की जनगणना तक हर राज्य में कुल संसदीय और विधानसभा सीटों को फ्रीज कर दिया ताकि उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों को प्रजनन दर को कम करने के लिए परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग कार्यक्रमों को लागू करने का समय मिल सके। हालांकि लोकसभा और विधानसभा सीटों के बीच आबादी की समानता के लिए साल 2001 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को बदला गया, यानी बाउंड्रीज तो बदल दी गई, लेकिन हर राज्य की लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 1971 की जनगणना के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है और 2026 के बाद ही इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि 2002 में संविधान के 84th अमेंडमेंट के बाद 2026 तक प्रत्येक राज्य में सीटों की कुल संख्या पर रोक जारी रखी गई है। और यह इसलिए किया गया क्योंकि केरल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों ने, जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को व्यापक रूप से लागू किया था, वहां आबादी नियंत्रित होने के कारण कई पार्लियामेंट्री सीटें घट जाएंगी और यूपी, बिहार और राजस्थान जो बेहिसाब बढ़ती आबादी को रोक पाने में विफल रहे, वहां लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। दक्षिण के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब फ्रेश जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा, जो 2026 के बाद किया जाएगा, यानी 2029 के आम चुनाव और 2029 का झारखंड विधानसभा चुनाव नए परिसीमन पर होगा और तब झारखंड में लोकसभा की एक सीट बढ़ सकती है और विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। अब 81 से बढ़कर ये सीटें कितनी हो जाएंगी, इसको लेकर लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। कोई कहता है कि ये सीटें बढ़कर 150 यानी 150 के आसपास हो जाएंगी, तो कोई कहता है कि सीटों की संख्या 120 यानी 120 के आसपास होगी। कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि सीटें बढ़ेंगी और कई नए चुनाव क्षेत्र बनेंगे, तो कई चुनाव क्षेत्रों का अस्तित्व भी मिटेगा। तो दोस्तों, आइए अब नजर डालते हैं उस परिसीमन रिपोर्ट पर जो लागू नहीं हो सकी। ये 2003 के परिसीमन आयोग की रिपोर्ट है और 2007 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो सबसे पहले बात विधानसभा सीटों की। झारखंड की जो 81 विधानसभा सीटें परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावित की गई थी, वे इस तरह थी। गढ़वा जिले में 3 सीटें थीं, अभी सिर्फ 2 हैं, भवनाथपुर और गढ़वा, लेकिन परिसीमन के बाद ये 3 हो जाती। पहली भवनाथपुर जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती, अभी अनारक्षित है। दूसरी सीट होती पिपरा कलां और तीसरी होती गढ़वा की सीट। पलामू जिले में विधानसभा की 5 सीटें थीं। डाल्टनगंज, पाटन ये नई सीट थी। हुसैनाबाद जो एससी रिजर्व थी अभी नहीं है। छतरपुर जो रिजर्व थी अब सामान्य हो जाती और पांकी सीट। लातेहार जिले में 2 सीट होती। लातेहार की सीट जो एससी से एसटी रिजर्व हो जाती और बालूमाथ की नई सीट जो एससी रिजर्व रहती। चतरा जिले में चतरा की एससी रिजर्व सीट और इटखोरी की सामान्य सीट रहती। हजारीबाग जिले में बरही सीट एससी रिजर्व हो जाती और इसके अलावा बड़कागांव, पतरातू, रामगढ़, मांडू, हजारीबाग और बरकट्ठा की सीटें रहती। कोडरमा जिले में विधानसभा की 2 सीटें रहती। कोडरमा और मरकच्चो नई सीट बनती। गिरिडीह जिले में 6 विधानसभा सीटें रहती। देवरी की नई सीट बनती जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहती और साथ ही धनवार, बगोदर, गिरिडीह, डुमरी और जमुआ की जो सुरक्षित सीट है वो सामान्य हो जाती। देवघर जिले में देवघर की एससी सीट कायम रहती और इसके अलावा मधुपुर और सारठ सीटें रहती जो भी हैं। गोड्डा जिले में गोड्डा के अलावा 2 नई सीटें बनती, पथरगामा और मेहरमा। साहेबगंज जिला में 3 सीटें, बरहेट की एसटी सीट के साथ राजमहल और बड़हरवा नाम की नई सीट बन जाती। पाकुड़ में पाकुड़ और महेशपुर की एसटी सीट रहती। दुमका जिले में दुमका की एसटी सीट, इसके साथ जरमुंडी और शिकारीपाड़ा की एसटी सीट रहती। जामताड़ा जिले में जामताड़ा और नाला सीटें रहती, लेकिन नाला सीट जो अभी अनरिजर्व्ड है
वो एसटी के लिए रिजर्व हो जाती। धनबाद जिले में भी कई नई सीटें बनने वाली थी। इनमें निरसा चिरकुंडा नाम की एक सीट थी, फिर गोविंदपुर सीट नहीं बन रही थी। धनबाद, सिंदरी और झरिया सीटें थीं, लेकिन बाघमारा सीट जो भी जनरल है वो एससी रिजर्व सीट हो जाती और कतरास के नाम से एक नई सीट और बनती। बोकारो जिले में विधानसभा की 5 सीटें आ रही थीं। बोकारो, गोमिया, बेरमो, चंदन कियारी जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहती और जरीडीह की नई सीट बनती। चंदन कियारी तो पहले से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रांची और खूंटी जिलों में 8 सीटें आ रही थीं और उनमें कई नई सीटें थीं। सिल्ली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाती। तमाड़ पहले जैसी एसटी रिजर्व ही रहती। खूंटी भी एसटी रिजर्व रहती, लेकिन हटिया की सीट खत्म हो जाती। रातू की सीट बनती, लेकिन वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहती। रांची दक्षिण और रांची सेंट्रल के नाम से 2 नए विधानसभा क्षेत्र बन रहे थे। कांके की रिजर्व सीट सामान्य हो जाती और बुढ़मू नाम की एक नई सीट बनती जो एसटी रिजर्व होती। लोहरदगा, गुमला, सिसई और सिमडेगा सीट एसटी रिजर्व रहते पहले की तरह, लेकिन एक नई सीट बनती जिसका नाम था ठेठई टांगर जो एसटी के लिए रिजर्व रहती। बिशुनपुर और कोलेबिरा सीटें गायब हो जाती। पश्चिम सिंहभूम जिले में मनोहरपुर, चक्रधरपुर, चाईबासा और जगन्नाथपुर सीटें रहती, सभी एसटी रिजर्व सीटें रहती, लेकिन मझगांव की सीट का अस्तित्व मिट जाता। सरायकेला, खरसावां जिले में 3 सीटें तो रहती, लेकिन 2 नई सीटें बनती। सरायकेला पहले की तरह एसटी रिजर्व रहता, लेकिन खरसावां और ईचागढ़ का अस्तित्व मिट जाता और उसके जगह आदित्यपुर और चांडिल नाम के 2 जनरल सीट अस्तित्व में आते। दोनों ये सामान्य सीटें रहती। और आखिरी में पूर्वी सिंहभूम जिला, जहां 6 सीटें हैं विधानसभा की, इनमें 2 सीटें नई बन रही थी। जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी की सीट खत्म हो जाती और नई सीट बनती बागबेड़ा। इसके अलावा मानगो और जमशेदपुर, ये 3 नए विधानसभा क्षेत्र बन रहे थे। घाटशिला की सीट जो एसटी रिजर्व सीट है वो सामान्य हो जाती और बहरागोड़ा सीट जो जनरल सीट है वो एसटी रिजर्व सीट हो जाती। पोटकाज पहले की तरह एसटी रिजर्व था, अभी भी है, और परिसीमन लागू होता तो भी रहता। तो दोस्तों, ये थी विधानसभा क्षेत्रों की बात। अब आते हैं लोकसभा सीटों पर। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू होती तो 14 लोकसभा सीटें और उनके आरक्षण की स्थिति कुछ ऐसी होती। पलामू लोकसभा सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, परिसीमन के बाद भी ऐसी ही रहती और इसके अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती। पहली सीट भवनाथपुर की एससी रिजर्व सीट, दूसरी पिपरा कलां, तीसरी गढ़वा, चौथी डाल्टनगंज और 5वीं हुसैनाबाद की सीट और 6ठी छतरपुर की विधानसभा सीट। पलामू के बाद आते हैं दूसरी सीट चतरा पर। चतरा अभी सामान्य सीट है लोकसभा की, लेकिन परिसीमन अगर लागू हो गया होता तो यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाती और चतरा के अंतर्गत पाटन, पांकी, लातेहार, बालूमाथ, इटखोरी और चतरा की सीटें आती विधानसभा की। तीसरी सीट हजारीबाग लोकसभा सीट और इसके अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आते वे बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, बरकट्ठा, कोडरमा और मरकच्चो। चौथी सीट गिरिडीह, इसके अंतर्गत देवरी जो नई सीट बनती। धनवार, बगोदर, डुमरी, गिरिडीह और जमुआ की सीटें आती। 5वीं सीट लोकसभा की देवघर सीट है और यहाँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व खत्म हो जाता संथाल परगना में और देवघर एक नई लोकसभा सीट बनती और इसमें जो विधानसभा क्षेत्र आते हुए होते देवघर, मधुपुर, सारठ, नाला और जामताड़ा। 6ठी सीट गोड्डा की लोकसभा सीट में गोड्डा, पथरगामा, मेहरमा, बरहेट, राजमहल और बड़हरवा को मिलाकर बनाया जाता है इस सीट को। 7वीं सीट दुमका होती और इसके अंतर्गत पाकुड़, महेशपुर, दुमका, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा असेंबली सीटें आती। 8वीं सीट होती धनबाद की लोकसभा सीट और इसमें जो विधानसभा सीटें आती वो निरसा चिरकुंडा, गोविंदपुर, धनबाद, सिंदरी, झरिया और बाघमारा की सीटें शामिल रहती इस लोकसभा क्षेत्र में, धनबाद लोकसभा में। कोडरमा लोकसभा का अस्तित्व खत्म हो जाता और 9वीं सीट बोकारो लोकसभा सीट अस्तित्व में आती और इस बोकारो लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आते वो होते कतरास, बेरमो, गोमिया, बोकारो, चंदन कियारी और जरीडीह की सीट। 10वीं लोकसभा सीट रांची की होती, इसमें पतरातू, रामगढ़, मांडू, रांची दक्षिण, रांची सेंट्रल और कांके की विधानसभा सीटें आती। 11वीं लोकसभा की सीट थी
लोहरदगा एसटी रिजर्व सीट, और इसमें जो विधानसभा क्षेत्र थे वे थे लोहरदगा, सिसई, गुमला, सिमडेगा और ठेठई टांगर। 12वीं खूंटी की एसटी रिजर्व सीट, और इसमें आते सिल्ली, तमाड़, खूंटी, रातू, बुढ़मू और चांडिल विधानसभा की सीटें। 13वीं सीट सिंहभूम की एसटी रिजर्व सीट थी, और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला और आदित्यपुर विधानसभा सीट। और आखिर में 14वीं सीट जमशेदपुर लोकसभा सीट, और इसके अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र आते वे थे मानगो, बागबेड़ा, जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका और बहरागोड़ा। लेकिन ये परिसीमन लागू ही नहीं हुआ। अब नए परिसीमन में लोकसभा की एक सीट बढ़ेगी, तो विधानसभा क्षेत्रों का भी नए सिरे से पुनर्निर्धारण होगा। 3 से 3.5 लाख की आबादी पर एक विधानसभा सीट बनी तो विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ेंगी। तो कैसा स्वरूप होगा ये तो जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कई नेताओं की बनी बनाई जमीन खिसक जाएगी और उन्हें नई जमीन तलाशनी होगी। तो कई नेताओं की लॉटरी भी खुलेगी जो अभी आरक्षित सीटों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाते थे। दोस्तों, ये तो थी झारखंड की बात। अब आते हैं परिसीमन से जुड़े कुछ सवालों पर। पहला सवाल ये कि परिसीमन का फ्रेमवर्क क्या होगा। तो परिसीमन आयोग से पहले भारत की सरकार ने फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया है। प्रतिनिधित्व को लेकर यानी रिप्रेजेंटेशन को लेकर मौजूदा व्यवस्था से कोई छेड़छाड़, कोई टेम्परिंग नहीं होगी, बल्कि जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी के संतुलन को ध्यान में रखकर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में मैंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की थी। तो यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो जवाब है कि तमिलनाडु पुडुचेरी में लोकसभा की 40 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान की 80 सीटों में से 14 सीट अगर बढ़ती है तो इसकी आधी मतलब 7 सीटें तमिलनाडु पुडुचेरी में बढ़ाना समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। अर्थात सीटों को बढ़ने के लिए या सीटें बढ़ाने के लिए जनसंख्या ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आबादी के आधार पर जितनी सीटें हिंदी पट्टी में बढ़ेंगी उसी अनुपात में जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों में भी सीटें बढ़ेंगी। किसी लोकसभा में 20 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा तो दूसरी जगह 10 से 12 लाख की आबादी पर भी एक सांसद होगा। तो अल्पसंख्यक बहुल सीटों का क्या होगा फिर? देश की 85 लोकसभा सीटों में अल्पसंख्यकों की आबादी 20% से लेकर 97 यानी 97% तक है। सूत्रों के अनुसार इन सीटों पर जनसांख्यिकी संतुलन यानी डेमोग्राफिक बैलेंस कायम करने के लिए परिसीमन के तहत लोकसभा क्षेत्रों को नए सिरे से ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगला सवाल है कि महिला आरक्षण के बाद क्या होगा? तो जवाब है कि 1977 से लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज करके रखा गया है, लेकिन अब महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद इसे डिफ्रीज किया जाना लाजमी है। जनसंख्या वृद्धि दर में प्रभावी नियंत्रण करने वाले राज्यों ने चेतावनी दी है कि इस आधार पर अगर उनकी सीटें कम की गई तो इसका विरोध होगा। तो अब इन सब सवालों से एक और सवाल बनता है कि क्या इस परिसीमन से जो 2026 में या उसके बाद होगा भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? दोस्तों, नई संसद की लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं। इस बात ने दक्षिण के राज्यों को चिंता में डाल रखा है। इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी रह जाएंगी। लेकिन अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। सरकार परिसीमन के पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 यानी 2021 की जनगणना नहीं होती है तो सरकार 2011 यानी 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है। लेकिन इसमें भी पेच है। दरअसल हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में कहा गया है कि सदन में 550 यानी 550 से ज़्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ती है तो संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब क्या होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों,
मैं देख रहा हूँ कि चैनल की ग्रोथ अचानक काफ़ी कम हो गई है। मुझे लगता है कि मैं जो वीडियो अभी बना रहा हूँ शायद आपके टेस्ट के अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, और न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और देश के अलग-अलग भागों में और समसामयिक मुद्दों पर भी आपको जानकारियाँ देता रहूँ। तो आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप वीडियो को देखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।